Yes, very good morning boys and girls. Very good morning boys and girls. चलो थोड़ा स्माइल करो. हो गया, गुस्सा खत्म हो गया. ज़्यादा मैं मेरे बच्चों को गुस्सा नहीं करता हूँ. जितने ये मेरे बच्चे हैं, बॉयज़ भी उतने ही मेरे हैं. एट द एंड ऑफ द डे बॉयज़ एकता जिंदाबाद. लड़के मेरे ज़्यादा प्यारे होते हैं. लड़कियाँ तो क्या पराया धन है ना. लड़कियाँ तो क्या पराया धन है. बात ऐसी है कि हम यहाँ पर एक अलग कल्चर लेके चलते हैं क्लास में. उस कल्चर को खराब ना करें. जो चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जो बातें, जो कुछ भी घटनाएं इस एज में होती है, इन सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं बनता. रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग, these things fantasize you people at this particular age. I have to be very clear at speaking at this age. You are in 11th standard right now. ये सारे चीज़ें फैंटेसाइज बहुत करती हैं, हमें अट्रैक्ट करती है. एक मैग्नेटिक पावर होता है जो पुल करके रखती है. लेकिन इन सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं है. देयर इज नो सेंस आउट ऑफ इट. यू आर हेयर टू मेक अ करियर. इस एज में हमें इंपॉर्टेंट हमारा करियर, हमारा एकेडमिक्स होना चाहिए. दोस्त होने चाहिए, क्लास होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए, एन्जॉयमेंट होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, करियर होने चाहिए. लेकिन इन सब चीज़ों से तुमको बाहर कोई रखेगा तो ये चीज़ें रखेगी. तो हमें फोकस्ड रहना ज़रूरी है. एक बहुत अच्छी बात कहते हैं बड़े लोग, हर वो चीज़ उसी उम्र में करनी चाहिए जब वो चीज़ करने का उम्र हो. अब ये चीज़ें और ये उम्र पढ़ लिख कर, मज़े कर कर, अच्छे दोस्त बनाकर, एक अच्छा माहौल क्रिएट कर कर, एक करियर ओरिएंटेड लाइन से, दिशा से आगे बढ़ने का वक्त है. बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होने का नहीं है. डोंट वरी. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज है तो अपनी शादी पक्की होके रहेगी. शादी तो तुम्हारी पक्की होने वाली है, तो कोई चिंता मत करो. सो डोंट इंडल्ज इनटू अननेसेसरी थिंग्स which normally teenagers do at this particular age. There should be some line. If you don't follow that particular line, you might be at loss. काफ़ी लोग समझदार हो, फिर भी समझाने का काम मेरा है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर तुम भी बोलोगे दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, है ना. फिर कुछ दिन के बाद दिल नहीं सुनता तो फिर बाद में दूसरा आवाज आता है अंदर से, क्या, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दे प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, जो लुट गए, जो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में. अनुभवाचे बोलेत बेटा. अनुभव बोलता है ना. अनुभव बोलता है, अनुभव बोलता है. तो यहां पर मैं किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट या किसी एक स्टूडेंट को कंप्लेन करने के लिए नहीं आया. छोटी सी कुछ अनबन रही होगी बातचीत, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ. मेरे क्लास के नियम क्या है, ये ऐसे ऐसे नियम है. अगर आपको इस क्लास में रहना है तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी. आई रियली डोंट गिव अ डैम इनटू एनीबॉडीज पर्सनल लाइफ, नॉर आई केयर कि आप आपकी पर्सनल लाइफ में क्या करते हो. लेकिन क्लासरूम में बैठ के क्या कर रहे हो इसके बारे में हालचाल रखना, देखना, नज़र रखना, ये मेरा जिम्मेदारी है. कोई चीज़ क्लासरूम में होकर मुझ तक आती है तो उसे मैं निगलेक्ट नहीं करूँगा, सीधा एक्शन. ओके. सो उम्मीद करता हूँ हर कोई आए, मज़े से रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, मौज करते रहे. वैसे भी अपने पिल्लू फिक्स से क्यों टेंशन लेते थे. चला, ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं with the exercise of this particular chapter. With the exercise of this particular chapter, that is nothing but population. Population in India. चैप्टर का नाम क्या है, पॉपुलेशन इन इंडिया. अब हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हो गया चैप्टर कंप्लीट. अब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब आगे जब हम आगे बढ़ने वाले हैं विद द एक्सरसाइज, जब हम आगे एक्सरसाइज के साथ बढ़ रहे हैं, देखो मैं आपका कोच हूँ, आप मेरे प्लेयर्स हो, हमें वर्ल्ड कप जीतना है. वर्ल्ड कप जीतने के लिए कंसिस्टेंटली हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बिना प्रैक्टिस का कोई प्लेयर, कोई भी लेजेंड बनता है क्या, नहीं बनता है. क्या, नहीं बनता. कोई भी प्लेयर तभी अच्छा बनेगा जब वो प्रैक्टिस अच्छे से करेगा. मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो थ्योरी पेपर है. मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, थ्योरी पेपर है नहीं है. मोरलवार ध्यान दे,
मोरल डाउन मत कर, मोरल अप रख, ध्यान रख। अपन जो थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्या है? थ्योरी सब्जेक्ट है। थ्योरी पेपर में मार्क कब मिलते हैं? जब आप राइटिंग वर्क करोगे, जब आप राइटिंग वर्क करोगे, बरोबर। जब आप राइटिंग वर्क करोगे तभी आपको मार्क मिलने वाले हैं, बिना राइटिंग वर्क तो मार्क नहीं मिले। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हूं क्लास में, आपको सब कंसेप्ट समझ में आ रही है, सब चीजें हो रही है, सब बातें हो रही है, लेकिन नंबर नहीं मिल रहे। लेकिन नंबर अपने को नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हमारी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। सब्जेक्ट समझना एक बात होती है, लेकिन अपने को नंबर लाने हैं सबको। हर किसी को 90 अबव जाना है ना? तो अगर अपने को 90 अबव जाना है, जिसके इनके काका ने कहा कि इसका करियर के ऊपर थोड़ा ध्यान रखो, इसके ऊपर थोड़ा, अब हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं MIDC से पहले से हमारे पिताजी के, बाकी मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, उसका ग्रास्पिंग अच्छा है, वो पढ़ भी अच्छा लेता है, कैलकुलेशन भी फास्ट है, समझ में आता है, लेकिन अल्टीमेटली 90 अबव अगर अपने को जाना है, तो अपने को ओवरऑल स्कोर देखना पड़ेगा। और ओवरऑल स्कोर करने के लिए दो सब्जेक्ट अपने थ्योरी, एक है इकोनॉमिक्स और SP। अब इन दोनों पेपर में मार्क तभी मिलेंगे जब आप राइटिंग वर्क अच्छे से करोगे, बरोबर। जब आप राइटिंग वर्क अच्छे से करोगे, जब तक आप राइटिंग वर्क अच्छे से नहीं करोगे तब तक आप मार्क मिलने वाले क्या? नहीं मिलेंगे। मिलेंगे क्या? नहीं। तो जब तक राइटिंग वर्क नहीं होगा तब तक आपको मार्क नहीं मिलेंगे। तो राइटिंग वर्क करना है। अभी जो वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो बिना प्रैक्टिस के जा सकते हैं क्या? नहीं। सो इट इज लाइक अ वॉर, और वॉर को जाने से पहले हम वेपन्स के साथ जाते हैं। सबसे पहला वेपन जो थ्योरी पेपर में रिक्वायर्ड है, दैट इज हैंड राइटिंग। बेसिक चीज जो लगेगी वो है हैंड राइटिंग। और यहाँ पे मेहनत मुझे स्पेशली CBSE स्टूडेंट्स के साथ लेना पड़ेगा, बिकॉज दे आर यूज टू कर्सिव राइटिंग। और जिला परिषद का वो टीचर जो आपका एग्जाम का पेपर चेक करने वाला है, उसे कर्सिव राइटिंग बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि CBSE वाले स्टूडेंट्स का EU, W, V, X सब एक जैसे ही होता है। So little bit corrections I'll be suggesting each one of you, even if you are from CBSE, and those from not CBSE also have to ensure that their writing is really good. अब शुरू करने से पहले सबसे पहले तुम लोगों को समझाता हूं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं समझेगा कि हमें करना क्या है, we won't be able to go ahead with things. लेकिन हमें अगर अभी चीजें समझनी है, when we have to understand things, when we have to understand things, what we need to ensure, जब चीजें हमने को समझना है तो समझते वक्त अपने को कुछ चीजों को लेकर क्लियरिटी चाहिए। तिकडनं सेल दे बेटा, सेल आहेत बघ लावलेले चार्जिंग वर। तो कुछ चीजों को लेकर अपन क्लियर चाहिए, कुछ चीजों को लेकर अपन क्लियर चाहिए, जिसमें एक पॉइंट क्लियरिटी किसके बारे में चाहिए अपने को? राइटिंग कैसे करना है, ठीक है। कुछ बेसिक्स पहले आपको बताऊंगा, फिर इसके बाद हम हमारा राइटिंग वर्क कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको क्या बोला है कि पहली एक्सरसाइज में हाथ पकड़ के दिखाऊंगा, बरोबर, लेकिन अगले वाले चैप्टर की एक्सरसाइज से आपको अपना खुद चलना है। हाँ या ना? समझ में आया सबको? सो पहले एक्सरसाइज अपन खुद लिखेंगे, लेकिन उसके बाद अगले में हम नहीं लिखेंगे। अगले वाले चैप्टर के अगली एक्सरसाइज से सारा राइटिंग वर्क आपको खुद करना है, सारा राइटिंग वर्क आपको खुद करना है। यस और नो? चलो, मीनवाइल अपने को जो लिखना है, जो कंप्लीट करना है, उसका राइटिंग फ्रेमवर्क कैसा होगा, फॉर्मेटिंग कैसे होगी, पहले ये सिखा देता हूं। एक बार आप लोग फॉर्मेटिंग से क्लियर हो गए, फिर बाकी चीजें आसान हो जाएगी। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मेटिंग। Until unless you understand the formatting, you won't be able to understand anything. So let us start understanding the formatting. Formatting कैसे करते हैं? आप लोग के रजिस्टर में मार्जिन है, सब लोग रजिस्टर लाए, रफ हो जो भी हो ओपन करो। अब आप सभी के रजिस्टर में मार्जिन है, बरोबर। अब मार्जिन के अलावा हर किसी को क्या करना है? हमारी ये जो मार्जिन की लाइन है, इसके बाजू से 1/2 सेंटीमीटर लाइन हमेशा ड्रॉ करनी है। कितनी लाइन ड्रॉ करनी है? 1/2 सेंटीमीटर लाइन। हमेशा याद रहे, चाहे पेपर कोई भी हो, इंग्लिश हो, अकाउंट हो, 6 की 6 पेपर हो, हमेशा मार्जिन के इनर साइड में 1/2 सेंटीमीटर की लाइन हमें ड्रॉ करनी है। वी हैव टू ड्रॉ एन 1/2 सेंटीमीटर लाइन। वी हैव टू ड्रॉ 1/2 सेंटीमीटर लाइन।
वी हैव टू ड्रॉ हाफ सेंटीमीटर लाइन। टेक्स्ट बुक है क्या? किसी को टेक्स्ट बुक है यहाँ सामने? चलो अब इधर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो आपके पास पेज नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग। उसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। बता मोरल वार कितने कॉजेज है हाई बर्थ रेट के? टेक्स्ट बुक में पीछे देख के बता। मैंने सिखाए थे 6 है, 7 है, 8 है, कितने हैं कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट? कितनी आए थे कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट? नाही कॉजेस ऑफ हाय बर्थ रेट जे सगळे कॉजेस शिकवले ना आपण, युनिव्हर्सलायझेशन ऑफ मॅरेज, ते पॉइंट किती आहेत? कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट, यूनिवर्सल मेटा प्रेफरेंस, 8। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लिखना है अपने को। अब ये क्वेश्चन में पॉइंट्स कितने लिखने के हैं? 8, राइट। ये क्वेश्चन लिखना है, इसमें पॉइंट लिखने के 8। अभी पेन नीचे रखो, सिर्फ मैं समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो कैसा लिखते हैं और इस इनर कॉलम का इस्तेमाल कैसे करते हैं समझने की कोशिश करो। नाउ अंडरस्टैंड, आपको क्वेश्चन दिया गया आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। पॉइंट कितने हैं? 8। अगर हम इनर कॉलम नहीं बनाते तो अपने को जब पॉइंट लिखना है तो हम क्या करेंगे? आउटर कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 है तो ऊपर लिख दिया हमने क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें कौन सा बिट है? बिट नंबर 1, बिट नंबर 1। अब इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है पता? पहला दूसरा पॉइंट दोनों बता। पहला पॉइंट क्या है? इलिटरेसी। सेकंड पॉइंट क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। नाउ प्लीज पे अटेंशन, दिस आर द 2 पॉइंट्स। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं? इनर कॉलम बनाते नहीं है, इनर कॉलम बनाते नहीं है, और उसके अलावा जो भी आंसर उनको लिखना है, 8 पॉइंट लिखने हैं, वो सारा की सारा 8 पॉइंट का आंसर वो पैराग्राफ में लिख देते हैं, बिना लाइन छोड़े, बिना कुछ किए। अब हालांकि इन 8 पॉइंट को अगर सिस्टमैटिकली लिखे और प्रेजेंट करें, प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। आप थ्योरी पेपर लिख रहे हो या कोई भी पेपर लिख रहे हो, सबसे बेसिक चीज लगेगी हैंड राइटिंग, जो आपके हाथ पे निर्भर है। उसको सुधारने की कोशिश करो। 11वीं का पूरा वक्त है, उसमें क्या चेंजेस लाने हैं मैं बता दूंगा। एकदम मोती जैसे भी नहीं रहे तो ठीक है, बट इट शुड बी रीडेबल, वरना आप लिखे खुदा पड़े ऐसी हैंड राइटिंग है तो मुश्किल है। डॉक्टर जैसी हैंड राइटिंग नहीं चाहिए, अपन कॉमर्स वाले तो कॉमर्स जैसी हैंड राइटिंग, एटलीस्ट इट शुड बी रीडेबल। मेरी हैंड राइटिंग कोई मोतियों जैसे नहीं, बट इट इज रीडेबल। सो यू टू एंश्योर दैट योर हैंड राइटिंग इज रीडेबल फर्स्ट। सेकेंड, यू हैव टू यूज प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूं तो बहुत से लोग इस आंसर को 1 साइड ऑफ पेज में लिख के खत्म करेंगे, सीधा पैराग्राफ में लिखकर 1 साइड ऑफ पेज में लिख के खत्म कर देंगे। 8 पॉइंट उसका एक्सप्लेनेशन फटाफट फटाफट लिख देंगे। लेकिन उन्हीं 8 पॉइंट को जैसे मैं समझा रहा हूं, अगर उस हिसाब के प्रेजेंटेशन के मुताबिक अगर आप लिखते हो तो ये आंसर 2.5 पेजेस का, यानी 3 साइड्स ऑफ पेजेस का हो जाएगा। लिखना कंटेंट उतना ही है। आप नॉर्मली जैसे लिखते हो पैराग्राफ में, वैसा अगर पैराग्राफ में आपने लिख दिया तो 1 साइड ऑफ पेज, यानी आप जैसे नॉर्मल लिखते हो आंसर, हार्डली हार्ड आप इतना पार्ट कवर कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, मुझे मालूम है, गारंटी है। लेकिन जो मैं प्रेजेंटेशन टेक्निक आज आपको सिखाऊंगा, इसके बाद जब आप राइटिंग वर्क करोगे इस प्रेजेंटेशन स्किल्स के बाद, तो ये वाली साइड और लगभग ये वाली साइड और इसका हाफ अपने आप भर जाएगा। कंटेंट उतना ही लिखना है जितना आप लिख रहे थे पहले, लेकिन कितना लिख रहे थे? इतना। अब उसको सिर्फ प्रेजेंटेशन ठीक से किया तो कितना जा रहा है? 1, 2 और 2.5। जब 2.5 पेज लिखोगे 4 मार्क नहीं मिलेंगे? मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो बोलने का मतलब क्या है? सर आइडिया क्या है? आइडिया इज वेरी सिंपल, प्रेजेंटेशन। योर प्रेजेंटेशन शुड बी सच कि आपने को हाफ पेज की जगह पे 1 साइड, 2 साइड तो आराम से भरता है। 2 साइड तो हमारा आराम से भरता है। कैसे भरता है समझने की कोशिश करो। नाउ लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग।
हमें दिया गया क्वेश्चन कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, अपन सीधा शुरू कर देते थे कॉजेज ऑफ द बर्थ रेट आर, एक पॉइंट उसका आगे डेफिनेशन, दूसरा तीसरा उसके आगे लिखना शुरू कर देते। ऐसा नहीं लिखने का। किसी भी के आंसर की शुरुआत में इंट्रोडक्शन से होने चाहिए। किससे होने चाहिए? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम? हमको क्वेश्चन क्या दिया गया? कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। सो सबसे पहले हमें ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि बर्थ रेट यानी क्या। बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। ये होगा मेरा पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या हुआ? बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा, द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। फिर उसके बाद पहला पॉइंट इलिटरेसी। जब हम अंदर वाला कॉलम यूज नहीं करते, बाहर के कॉलम में लिखते हैं और यहां पे पॉइंट्स के नंबर डाल रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8, यस और नो। तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है क्या? आप क्या आंसर लिख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन का सब क्वेश्चन होता है। इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का उसका फर्स्ट बिट, उसका कोई सब क्वेश्चन है थर्ड, जिसका तुम आंसर लिख रहे हो। लेकिन ये कोई सब क्वेश्चन है क्या? ये सारे पॉइंट इस क्वेश्चन के हैं, बरोबर? ये सारे पॉइंट जो है वो इस क्वेश्चन के हैं। सही बोल रहा हूं क्या मैं? अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड बिट का ये आंसर है, बरोबर? लेकिन ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है क्या? ये तो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ रही है क्या? तो जब कभी भी किसी भी आंसर में जब हम क्वेश्चन नंबर लिखते हैं और इस क्वेश्चन का सब बिट लिखते हैं, वो बाहर की तरफ लिखना है और उस क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट की राइटिंग करनी है, नंबर ऑफ पॉइंट जो हमें लिखना है, उसका लेबलिंग, उसका नंबरिंग, सब कुछ अंदर के कॉलम में होना चाहिए। इकडे लक्ष दे, कहां होना चाहिए? अंदर के कॉलम में। यानी जो 8 कॉजेज आपको लिखने हैं उसकी नंबरिंग कहां आनी चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बाहर के कॉलम में नहीं। अब देखो पढ़ने में कितना फर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन के ये 8 बिट है, तो अब समझ में आया कि ये क्वेश्चन 1 है। वही इसको बाहर लिखता हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां क्वेश्चन का ये आंसर, ऐसा उसका मतलब होता है। समझ में आ रहा है? तो हर एक आंसर जो अपन लिखते हैं, उसके जो पॉइंट्स लिखते हैं, उसके जो कुछ भी हमें नंबरिंग करनी है, वो सारे पॉइंट्स, नंबरिंग, ये सारी चीजें हमें सिर्फ इनर कॉलम में करनी है, आउटर कॉलम में नहीं करनी। आउटर कॉलम में आना चाहिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन का सब बिट नंबर। बाकी उस क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है वो सारी चीजें इनर कॉलम में आनी चाहिए। ठीक है? समझ में आया यहां तक? इनर कॉलम का इस्तेमाल कैसे करेंगे समझ में आया? अब किसी भी आंसर को डायरेक्ट शुरुआत करते हैं क्या? नहीं। पहले क्या लिखेंगे? उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद पॉइंट शुरू। डेथ रेट, सॉरी बर्थ रेट है ना, कॉजेज ऑफ बर्थ रेट। बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ बर्थ पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। अब अपन ने अंदर की तरफ 1 नंबर लिखा है, उसको पॉइंट लिखा है इलिटरेसी। क्या लिखा है? इलिटरेसी। अब जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा, उस वक्त मैं आपको एग्जामिनर की मॉडल आंसर शीट दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? एग्जामिनर की मॉडल आंसर शीट। यानी जो एग्जाम, मेरे पास है मॉडल आंसर शीट्स, तो जो एग्जामिनर आपका पेपर इवेल्युएट करेगा उसके पास बोर्ड के द्वारा किस तरह के मॉडल आंसर शीट आती है। अब ये क्वेश्चन कितने मार्क के लिए दोस्तों? 4 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? 4 मार्क के लिए। तो जब 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो जो मॉडल आंसर शीट एग्जामिनर के पास होती है उसके पास दिया रहता है द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ बर्थ रेट, और ये सारे 8 पॉइंट के सिर्फ हेडिंग दी जाती है। क्या दी जाती है? हेडिंग। और वहां पे क्लियरली दिया होगा इफ द स्टूडेंट राइट 6 आउट ऑफ 8 पॉइंट्स गिव हिम 4 मार्क्स। क्या दिया रहता है वो एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन? अगर स्टूडेंट ने इन 8 पॉइंट में से कोई भी 6 पॉइंट लिखे हैं वहां पर तो उसे 4 मार्क दे दीजिए। यानी अगर आप 6 से कम पॉइंट लिखते हो तो अपने को पूरे मार्क मिलते हैं क्या? नहीं। अपने को स्कोर क्या करना है? 98, 99। तो अपने को किसी भी क्वेश्चन में मार्क गंवाने का कोई चांस देना है क्या? नहीं। कैन वी अफोर्ड टू लूज सिंगल मार्क इन एनी क्वेश्चन? नो। ये पेपर बहुत इजी है, इको एसपी गारंटी 95 ऊपर, लेकिन प्रैक्टिसिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। लेंदी राइटिंग इज नीडेड।
तो उसके लिए रेगुलर राइटिंग और राइटिंग इन फॉर्मेट इज नीडेड। लंबा लिखना जरूरी नहीं है, उसको प्रेजेंट ठीक से करो, अपने आप जगह बन जाती है। अगर मेरे बात पे यकीन नहीं हो रहा तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से लिख के देखने की कोशिश करना। जैसे आप लिखते हो कॉजेज का, अपने हिसाब से लिखना, वन साइड पेज के ऊपर भर पाए तो मेरा नाम बदल देना। और जैसे मैं प्रेजेंटेशन बताता हूं वैसे ही हर कोई आसानी से 2 पेज लिख पाता है कि नहीं लिख पाता, मुझे बताना। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ लिख रहे हैं। हमें स्कूल से एक गंदी आदत है, जब भी हम पॉइंट्स लिखते हैं ना, बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे डैश बनाते हैं ना। जब पॉइंट का स्टार्ट रहता है तो उसके आगे क्या करते हैं, बहुत से लोग डैश लिखते हैं। कोई लोग स्टार बनाने की आदत है, कोई कुछ ऐसा बनाता है, कोई हार्ट बना लेता है, कोई कुछ बनाता है। बोलने के बाद ऐसे नहीं है, लेकिन कॉमनली डैश, स्टार, ये ऐसे सिंबल्स हम यूज करते हैं। या फिर कोई सर्कल बनाता है ना, कोई बॉक्स बनाता है ऐसे। और गर्ल्स की मेहंदी ड्राइंग का तो कोई चैलेंज ही नहीं है, कुछ भी बना सकते हैं वो लोग, है ना। लड़कों को एड़ा बना सकते हैं तो डिजाइन बनाने में कौन सी बड़ी बात है, हो मोरल वार। रांझण ने यार बोले थोड़ा सा चार्ज हो जाता है, ऐसा शांत नको बैठा, अच्छा नहीं लगता मेरे को, मेरे क्लास में कोई शांत बैठा हो। तो बात ऐसा है कि ये सारे अपन सिंबल यूज करते हैं बहुत बार। नॉर्मली डैश, स्टार, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। अंडरस्टैंड द पॉइंट, सभी लोग इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। सो कहीं पर भी डैश, स्टार, गोल, टिपके, ये कोई भी चीज, और बहुत कॉमनली यूज की जाने बिंदी पॉइंट के स्टार्ट में, है ना, कोनी आवे टिकली मारून जावे, तो ये सारी चीजें इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। तो सर फिर क्या करें, आइदर यूज कैपिटल अल्फाबेट्स, either use capital alphabets, either use small alphabets, either use regular numbers और use roman numbers। इन चारों का ही इस्तेमाल करना है आपको राइटिंग में। कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, नंबर और रोमन नंबर। अभी ओके, समझ रहे हैं क्या? ये बेसिक्स है। जैसे स्टूडेंट मेरे पास 99 तक गए एसपी में, अगर तुमको जाना है तो इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत बेसिक चीजें हैं। अब कोई मेरे को पूछेगा सर यहाँ 8 पॉइंट है तो इसे टाइटल क्या दे, अगर हम नंबर करें तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन मेरा सलाह रहेगा कि हम नॉर्मली इन पॉइंट्स के हेडिंग को अल्फाबेट में लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पे कितने बोले उसने, 6 पॉइंट लिखने के, राइट, मिनिमम 6। अब लेट से कि इस पॉइंट में से नीले को सिर्फ 4 ही पॉइंट, 5 ही पॉइंट आते हैं। कितने आते हैं? 5 पॉइंट। कितने पॉइंट आते हैं? 5 पॉइंट। और नीले ने लिख दिया सीधा 1 2 3 4 5 इनर कॉलम में, तो एग्जामिनर को क्लियरली दिख रहा है कि नीले ने कितने पॉइंट लिखे हैं, 5। यहाँ कितने हैं? 6। तो 1 पॉइंट इसने कम लिखा, इसका 1 मार्क कट कर दो। वही नीले ने क्या किया, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया, पॉइंट के हेडिंग को अल्फाबेट में लिखा है A B C D E। बहुत बार बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है, जैसे प्लेयर को मिलता है ना क्रिकेट में, वैसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। एग्जामिनर इतना दिमाग नहीं लगाता, A B C D E मतलब 5 पॉइंट हुए, उसको लगता है 6 पॉइंट लिखे और मार्क दे देता है। उसको न्यूमेरिकल नहीं समझता ना, E मतलब कितने अल्फाबेट मतलब कितने पॉइंट हुए। समझ रहे हो मेरी बात? साइकोलॉजी के साथ खेलना है एग्जामिनर, उसके दिमाग के साथ खेलना, वो कैसे सोचता है, हमें उससे 2 कदम आगे सोचना है। 1 2 3 4 5 साफ दिख रहा है ना, 5 पॉइंट लिखे। अगर उसने ABCDE मार्किंग दी है तो एग्जामिनर को पहले काउंट करना पड़ेगा, ABCDE। इतने उसको पैसे नहीं मिलते। स्टेट बोर्ड के एग्जामिनर को 3 रुपए मिलता है एक पेपर का, तो इतनी मेहनत भी नहीं करता। वो क्या देखता है, बहुत सारे लिखे होंगे 6, ऐसा। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। तो नॉर्मली मैं सजेस्ट करूंगा जब हम पॉइंट का स्टार्ट लिखेंगे या पॉइंट लिखेंगे, हमेशा इंश्योर करो कि उसे हम कैपिटल अल्फाबेट में लिखें। किस में लिखे? कैपिटल अल्फाबेट। समझ में आया? अब हम पॉइंट लिख रहे हैं इलिटरेसी, और दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। हर किसी को पॉइंट की हेडिंग को आइदर नंबर में लिखना है या फिर कैपिटल लेटर में, कैपिटल अल्फाबेट में। ज्यादा फायदा किस में है?
कैपिटल अल्फाबेट। ए पॉइंट नाम दे दिया, बी पॉइंट नाम दे दिया। अब बात ऐसी है, यहां पॉइंट है इलिटरेसी और यहां पॉइंट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। जो एग्जामिनर आपका पेपर एग्जामिन कर रहा है उसके पास पूरा एक्सप्लेनेशन है क्या हर पॉइंट का? नहीं, उसके पास सिर्फ 8 पॉइंट की हेडिंग है। उनमें से 6 हेडिंग अगर आपके दिख गए तो मार्क पक्के मिल जाएंगे। रूल नंबर 1 ये तुम्हें क्या समझाता है कि टेक्स्ट बुक में दिए गए पॉइंट्स की हेडिंग आपके फाइनल एग्जाम में एज इट इज आनी ही चाहिए। भले उसका मसाला कुछ भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो टाइटल है वो टेक्स्ट बुक के मुताबिक ही आना चाहिए। सिर्फ मैरिज लिख दिया तो नहीं चलेगा, वहां पे एज इट इज टेक्स्ट बुक के मुताबिक आना चाहिए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। आर गेटिंग माय पॉइंट? आर गेटिंग माय पॉइंट? तो थ्योरी सब्जेक्ट में अगर आप 95 अबव रहना चाहते हो तो आपको थ्योरी पेपर में सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि भले ही बाकी का अंदर का मसाला तुम मन से कुछ भी लिख दो, अंदर गाने भी लिख दो, केसरिया मेरा इश्क है पिया, मेरा है कि तेरा है रे? तेरा नहीं, मेरे लिए मेरा है। ओके, तब केसरिया वैसरिया के गाने लिख दो। नहीं, सचमुच में लिख के आ जाओगे, मजाक कर रहा हूं। बोलने की बात ऐसी है, नॉर्मली एग्जामिनर अंदर का मसाला नहीं पढ़ता, नॉर्मल एग्जामिनर अंदर का मसाला नहीं पढ़ता, वो अंदर का मसाला बिल्कुल पढ़ता नहीं है। आपका जो सिर्फ पढ़ा जाएगा वो है पॉइंट का हेडिंग। अब जो मैं चीज बता रहा हूं ये सीबीएसई यानी कर्सिव राइटिंग वालों के लिए, या जिसकी हैंडराइटिंग वो समझते हैं कि खुद लिखता हूं तो बहुत मुश्किल से पढ़ी जा सकती है, ऐसे लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी हैंडराइटिंग उतनी मोतियों जैसी है कि कोई पढ़ नहीं पाएगा या फिर कर्सिव जैसी है, तो आपके लिए सिंपल स्टेप है। अपने को एग्जामिनर को दिखाने का क्या है कि मैंने पॉइंट लिखे हैं एज इट इज टेक्स्ट बुक के जैसे। अंदर का मसाला देखने के लिए इतने पैसे उसको मिलते हैं क्या? नहीं। सो डोंट वरी, एग्जामिनर आपका लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए इतना रिकामा खाली नहीं। पढ़ो बोले तो भी नहीं पढ़ता, पढ़ो बोले तो भी नहीं पढ़ता। लास्ट एग्जाम का मेरा इंसिडेंट बता दो, मेरे पास वीडियो क्लिप भी पड़ी है। एक एग्जामिनर संस्कृत का पेपर चेक कर रही थी, मैं चेक सैलून में गया था मेरा हेयर कट करने। बाहर वेटिंग एरिया में अपनी 12th स्टैंडर्ड बोर्ड की एग्जामिनर बैठ के, वो चेक सैलून में उसका वेटिंग नंबर आने तो बैठ के संस्कृत के पेपर चेक कर रही थी। तो सोचो आपका भविष्य किसके हाथ में है? मान लो उसकी कटिंग में थोड़ी भी कटिंग हो गई तो अपने मार्क्स की इमीडिएटली कटिंग हो जाएगी। ये फैक्ट है, मेरे पास वीडियो पड़ा है, वीडियो भी है। इफ यू वांट आई कैन शो यू गाइस, वीडियो भी है, ग्रुप पे भेजता हूं, ग्रुप पे भेज। जानते बेचारे को बोलेंगे तुम तुम्हारा कुछ भी करो, मेरी नौकरी पे आ जाएगी। क्यों बेचारे का किसी के रोटी खींचने का, ऐसा नहीं करने का। अब वो उसकी वेटिंग टाइमिंग के अंदर वहां पे बैठ के पेपर चेक कर रही है। समझ लो वेटिंग ज्यादा हो गई तो पूरा कसर किधर निकालेंगे वो पेपर पे। तो आपका एग्जामिनर कहां बैठा है, क्या कर रहा है और किस स्थिति में पेपर चेक कर रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसको कम से कम त्रास हो तो कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्क दे सके, ये अपने को इंश्योर करना है। उसके पास मॉडल आंसर शीट में पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स की हेडिंग अपन अपने मन से लिख रहे हैं। टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स की हेडिंग कुछ और दी गई है, कुछ तालमेल ही नहीं लग रहा। मार देगा क्या एग्जामिनर आपको? उसको त्रास कम होना चाहिए। 3 रुपए दे रहे हो, उसका ख्याल रखो। फैक्ट, यू शुड टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि उसको 3 रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 3 रुपया। अब 3 रुपया में क्या क्या करेगा बेटा, है ना? 3 रुपए में आजकल तो किस्मी बार भी नहीं आता है। आता है क्या? आता है, आता है शायद कि 5 रुपए का। मेरे वक्त 2 रुपए में था, अब कितने मिल रहा है? 2 में ही है क्या? चलो ठीक है, उतना ही मिलता, उससे ज्यादा नहीं मिलता। तो बात ऐसी है कि उसे कम से कम त्रास हो, इसका अपने को इंश्योर करना पड़ेगा। इसीलिए जो कर्सिव वाले हैं, जिनके हैंडराइटिंग माशाल्लाह है, ऐसे स्टूडेंट और जिनकी अच्छी भी है, सभी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मेरी बात को बड़ी गौर से देखना है और समझना है। जब हम पॉइंट की हेडिंग लिखेंगे, वासुरु लक्ष्य दे, जब हम पॉइंट की हेडिंग लिखेंगे, हमेशा पॉइंट की हेडिंग ये क्लियर और कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। मेरे पहले पॉइंट की हेडिंग क्या है? इलिटरेसी, सो इट शुड बी क्लियर। समझ रहे क्या? अब जो कर्सिव वाला है उसकी वांदे नहीं है, वो ए यू यू नीचे कुछ भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऊपर की तरफ कैपिटल हो और वो अलग अलग हो,
इतना लिखने के लिए ज्यादा टाइम होता है क्या? नहीं। अभी मैं किसी कर्सिव वालों को बोलूं कर्सिव लिखना छोड़ दो, नॉर्मल लिखो, तो उसकी स्पीड मार खाती है, उसकी राइटिंग स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि 10वीं तक उसको ऐसी आदत नहीं है, वो कर्सिव लिखता है। लेकिन हमारे बोर्ड का प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एग्जामिनर कौन है? जिला परिषद का टीचर। ये फैक्ट है। आपके पेपर चेक करने वाले जिला परिषद के वो टीचर है जो आपकी कर्सिव नहीं समझते। एटलीस्ट उसको पॉइंट तो समझे, क्योंकि उसके पास हेडिंग किसकी है? सिर्फ पॉइंट के। अंदर का मसाला है क्या? नहीं। तो ऐसे वैसे आपका मसाला पढ़ने में इंटरेस्टेड है क्या? नहीं। वो क्या पढ़ने में इंटरेस्टेड है? पॉइंट। So ensure that whatever points you write are always in capital letters. So किसी की हैंडराइटिंग चीटियों जैसी रहेगी, किसी की हाथी जैसी रहेगी, किसी की ये साइड झुकती है, किसी की ये साइड झुकती है, कैसी भी रहो, आपके कैपिटल लेटर में पॉइंट आ गया ना, तो ये बात अपनी गारंटी कि अपने नंबर कहीं नहीं जाते, कि उसको ठड़क ठड़क और साफ साफ दिखता है कि इसने पॉइंट लिखे हैं। बात बरोबर है? पॉइंट कितने लिखने हैं? मिनिमम 6। हमेशा पढ़ाने और लिखाने का तरीका यह रहेगा कि हम शॉर्टकट नहीं मारेंगे, हर क्वेश्चन में आंसर में पॉइंट सारे लिखेंगे। आपको डे 1 से ही प्रैक्टिस, स्पीड और राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि सारे पॉइंट लिखना है। अब एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन दिए गए, कितने पॉइंट लिखने चाहिए पेपर में? 6। अपन ने बोल्ड बोल्ड में लिख के सारे 8 पॉइंट लिखे, किसी का एक्सप्लेनेशन कम ज्यादा किया होगा। आपको पूछे गए हैं 6, आपने पेपर में लिखे पूरे 8। कोई सवाल ही पैदा होता कि एग्जामिनर आपका मार्क कट करे? तेजस कट करेगा क्या? नहीं। उसके पास जो आंसर शीट है उसमें क्या बोला गया है कि देखो बच्चे ने 8 में से 6 पॉइंट लिखे हैं क्या? आप कितने लिखोगे डे 1 से? 8 के 8। इसीलिए एक्सरसाइज लिखते हो, शॉर्टकट जो मारेगा पूरी बुक सामने फाड़ दूंगा, वापस से पूरी चीजें लिखने पड़ेगी। शॉर्टकट नहीं मारने का। आप भी से शॉर्टकट की आदत लगी तो शॉर्टकट की आदत लगती। प्रैक्टिस ही पूरा लेंदी लिखने की करोगे तो एंड में मार्क मिलेंगे। थ्योरी पेपर्स में मार्क तभी मिलेंगे जब का राइटिंग वर्क ज्यादा है, बहुत खिचड़ी लिखनी पड़ती है, तभी मार्क मिलता है। बात समझ में आ रहा है? तो हमें पॉइंट्स सारे लिखने हैं हर क्वेश्चन के। ऐसा नहीं कि सर ने बोला था कि 4 मार्क के लिए 6 पॉइंट, ठीक है तो मैं 6 ही पॉइंट लिखूंगा, कंटाला नहीं करने का। अपने को मार्क 99 चाहिए। समझ में आया? पॉइंट की हेडिंग कैसे लिखेंगे? कैपिटल में। क्लियर? एक बार क्लियर कैपिटल में लिख दिया, अंदर तुम मसाला क्या लिख रहे हो, कर्सिव में लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट हार्डली मैटर्स व्हेन इट कम्स टू मसाला। क्योंकि क्या होता है, एग्जामिनर तक चेकिंग होती है 90 मार्क्स तक। चीफ मॉडरेटर पेपर कब चेक करता है? 95 अबव। अगर आप 12th में 90% लेना चाहते हो और आपके पेपर में 90 मार्क है तो खाली एक एग्जामिनर पेपर चेक करता है और वो उतनी मेहनत नहीं लेता। जब आपका स्कोर 98, 95, 96 के ऊपर जाएगा तब चीफ मॉडरेटर उसकी लाइन टू लाइन पढ़ने की कोशिश करेगा। बोलने का मतलब 90 मार्क लेना आसान है तो मसाला 19-20 रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन जिसको 99 लेना है, जिसको 98 लेना है, उसको मसाला भी ठीक तरह से लिखना पड़ेगा। और अगर 90 लेना चाहते हो तो सिंगल व्यक्ति के अंडर से जाएगा, लेकिन जब 99 के तब जाता है तो 2 लोग उसको क्रॉस चेक करते हैं, तो तब अपने को मसाला कुछ भी लिख के नहीं जमने वाला। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है मेरी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। नाउ अंडरस्टैंड कि हेडिंग हमने लिखना है कैपिटल लेटर्स में। अब एक्सप्लेनेशन लिखना है। पहला पॉइंट क्या है? इलिटरेसी। तो इसके अंदर लेट से अपन 2 पॉइंट लिख रहे हैं एक्सप्लेनेशन में। पहला पॉइंट लिख रहे हैं द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज वेरी लो। द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज वेरी लो, स्पेसिफिकली दैट ऑफ वुमेन। और फिर सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं दिस इज वन ऑफ द हेंस इलिटरेसी इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। 2 पॉइंट क्या लिखने हैं अपने को मोरलवार? पहला पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट क्या लिखना है अपने को? दैट द लिटरेसी रेट इन इंडिया is low and that specifically of women is very low, right? Illiteracy among the women in India is very low and this is one of the reasons for high birth rate. ऐसा 2 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। हर एक पॉइंट को 4-4 पॉइंट में एक्सप्लेन करते नहीं बैठ सकते। ऐसा रहेगा तो 2 घंटे में तुम एक ही 4 मार्क का क्वेश्चन लिख सकते हो। अपने को पेपर 80 मार्क का लिखने का है, सब लिखने का है, तो अपने को स्पीड भी वैसे मेंटेन करनी पड़ेगी। नॉर्मली किसी भी आंसर में किसी भी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन ये मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 पॉइंट में एंड अप होना चाहिए। 4-4, 5-5 पॉइंट इतना लिखते बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 मार्क के क्वेश्चन को 8 पॉइंट है। मेरे को बहुत आ रहा, मेरे को बहुत आ रहा बोल के एक पॉइंट का 5-5 पॉइंट में एक्सप्लेनेशन लिखते बैठे, बाद में समझ में आ रहा है कि मैंने 1 घंटे में कितने मार्क का पेपर कवर किया है? 4 मार्क का। फिर बचे वाले 2 घंटे में अपने को पेपर कितना लिखना है? 76 मार्क का। फिर पेपर अपना इनकम्प्लीट रह जाता है।
लिखना सब है, टाइम के साथ लिखना है, लेकिन प्रिसाइज लिखना है। कम भी नहीं लिखना, ज्यादा भी नहीं लिखना, एडिक्वेट लिखना पड़ेगा, वो भी स्पीड के साथ। समझ रहा है? बहुत ध्यान से सुनो, ये सेशन बहुत जरूरी है। इस सेशन के ऊपर ही डिसाइड होगा तुम्हें मार्क कितने मिलेंगे। मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, तुम्हें कितना समझ रहा है, ये इररिलेवेंट है, क्योंकि थ्योरी पेपर में मार्क तभी मिलेंगे जब आप लिखोगे, और लिखने के लिए इन मुद्दों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दिस इज वाई माई क्लास इज डिफरेंट, क्योंकि ये चीजें कोई नहीं सिखाता, और ना ये चीजें किसी को पता है, और ना ये कोई चीज समझाता है कि राइटिंग कैसा है। जब तक राइटिंग नहीं समझोगे, तुम कितना भी कोई अच्छा टीचर ला लो, मेरे से कोई बेहतर भी आ गया, तो भी आपको मार्क नहीं दिला सकता, क्योंकि राइटिंग में क्लियरिटी होनी चाहिए। अनटिल अनलेस राइटिंग में क्लियरिटी हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अपने को 2 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट क्या है? द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज वेरी लो, दिस इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ हाई ग्रोइंग पॉपुलेशन। नॉर्मली अगर मैं तुमको ना बोलूं, तुम क्या करते हो? डायरेक्ट पैराग्राफ में लिख देते हो, द लिटरेसी इन इंडिया इज वेरी लो एंड द पॉपुलेशन इन इंडिया इज, पैराग्राफ में लिख देते हो, एक के बाद एक के बाद एक लाइन चिपकाना शुरू कर देते हो। तो इसलिए आपका जो आंसर है 1 साइड ऑफ पेज भी नहीं भर पाता। अपने को हर एक पॉइंट अलग लिखना है, प्रेजेंटेशन अच्छा करना है। बहुत बार क्या स्टूडेंट क्या करते हैं, मेरे को समझ में आता, तुम इतने कंजूस क्यों होते हैं? मैं मारवाड़ी हूं, मैं कंजूस नहीं हूं, तुम क्यों कंजूस बनते हो? है ना? स्टूडेंट की आदत क्या आती है? पॉइंट लिखा, उसके आगे शुरू, द लिटरेसी इन इंडिया, यहां से आके पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं ना। हमेशा याद रखना कि जब भी पॉइंट लिखोगे, राइट, तो पॉइंट के आगे जितने भी जगह बच जाएगी, इसे ब्लैंक छोड़ना है, उसके आगे राइटिंग वर्क शुरू नहीं करना है। समझ में आ रहा है? आपने स्कूल में बहुत बार टीचर से सुना होगा, पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट वाइज लिखो। तो अपने को पॉइंट वाइज ही लिखना है, अपने को पॉइंट वाइज ही लिखना है। अब अपने को कितने पॉइंट लिखने के मिनिमम? 2 पॉइंट। कितने लिखने के? 2 में से पहला पॉइंट लिखना है। अगर मैं नहीं बोलूं तो तुम क्या करोगे? यहां से सीधा लिखना शुरू करोगे, लेकिन कितने पॉइंट लिख रहे हो उसका भी नोटिंग होना चाहिए। तो अपन नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ डैश मार देते, टिम्बो मार देते, कुछ तो करते, ये सब चीजें नहीं करने की। बेटर यू ऑलवेज यूज रोमन नंबर फॉर राइटिंग पॉइंट्स। क्या इस्तेमाल करेंगे? रोमन नंबर। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, द लिटरेसी इन इंडिया इज वेरी लो। ये हुआ मेरा पहला पॉइंट हुआ। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखना है? लो लिटरेसी रेट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ हाई बर्थ रेट। अपन क्या करते हैं? डायरेक्ट इसके आगे लिखना शुरू कर देते ना। तो हमेशा याद रहे, जब भी आप पॉइंट लिखते हो और एक पॉइंट फुल स्टॉप पे आके खत्म होता है, वहां से आगे जगह छोड़ देनी चाहिए आपने। समझ रहे हो? वहां से आगे जगह छोड़ देनी है। इसका मतलब जो आपको सेकंड पॉइंट लिखना है, वो सेकंड नंबर पे आना चाहिए। यहां पे आएगा पॉइंट नंबर 2, यहां पर आएगा पॉइंट नंबर 2। फिर यहां पे क्या लिखेंगे हम? लो लिटरेसी रेट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ हाई बर्थ रेट। अभी क्लियर? कैसे लिख रहा हूं समझ में आ रहा है क्या तुमको? आंसर वैसा लिखना है जैसे तुम्हारे दिमाग में, तुमको मालूम है कैसे लिखना है। सिर्फ तुम्हारे में और मेरे बीच में फर्क क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स। थाली वही है, खाना वही है, सिर्फ तुम लोग क्या करते हो? वो अन्नम पप्पू तिन्ना के जैसे सब मिक्स करके खाते हो। अपन हर चीज को अलग अलग करके ठीक से सिस्टमेटिक खा रहे। ऐसा खाना ज्यादा ठीक है या ऐसा ठीक है? सिस्टमेटिक खाना, एक एक करके, है ना? मतलब सबको खाली मिक्स करके खा लिया तो वो टेस्ट भी नहीं आता। रसगुल्ला, सब्जी, दाल, चावल सब एक में मिक्स करके खा लिया तो कुछ समझ में नहीं आता। अलग अलग करके खाओगे तो उसका टेस्ट समझ में आएगा, है ना? समझ में आएगा क्या किया मैंने? पहला पॉइंट लिख दिया, जहां पॉइंट एंड हो गया वहां क्या लाइन छोड़ दी, अगला पॉइंट अगले लाइन पे लिखा मैंने, फिर इसके बाद ये लिख दिया। अब हमेशा याद रखो, ये 2 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मेरा कंप्लीट हो गया क्या पाटिल? झालं का? हाँ, अब जब पॉइंट खत्म होता है, अब अपने को सेकंड पॉइंट की शुरुआत करनी है। सेकंड पॉइंट क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। तो हमेशा याद रखो, जब पॉइंट खत्म होता है उसके बाद एक लाइन आपको ब्लैंक छोड़नी है। जब पहला पॉइंट खत्म होता है, पहले पॉइंट के एक्सप्लेनेशन खत्म होते हैं, जब अपने को सेकंड पॉइंट शुरू करना है तो एक लाइन ब्लैंक छोड़ना है, और एक लाइन ब्लैंक छोड़ के फिर बाद में नेक्स्ट हेडिंग आएगी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। फिर इसमें आएगा पॉइंट नंबर 1 इसका एक्सप्लेनेशन, पॉइंट नंबर 2, फिर एक लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर सी, फिर 2 पॉइंट। समझ में आया? समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हर एक पॉइंट के बीच में एक लाइन आपको छोड़नी है। देखो थोड़ा कैलकुलेशन करो, 8 पॉइंट के 8 लाइन,
8 पॉइंट के 8 लाइन, हर एक पॉइंट के बीच में एक लाइन छोड़ना है, तो वो कितने हुए 8 लाइन, प्लस इंट्रोडक्शन के 4, कितने हो गए 20 लाइन। वन साइड ऑफ पेज खत्म हो गया। हो गया क्या खत्म? हो गया खत्म। और 8 पॉइंट के 2 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन 16 पॉइंट, सेकेंड साइड खत्म हो गया। ऑटोमेटिकली 2 साइड ऑफ पेज इजीली भर जाते हैं, तो 4 नंबर क्यों नहीं मिलेंगे? और एकदम जब ऐसे लिखोगे ना, जब तुम ऐसे खिचड़ी करके लिखते हो ना, उस एग्जामिनर को यही नहीं समझता साला ये पॉइंट कहां शुरू किया और खत्म कहां किया है, वो उसमें ढूंढते रहता, दिख नहीं रहे मेरे को 6 पॉइंट। लेकिन जब कैपिटल लेटर में खुला खुला एकदम साफ साफ, बिल्कुल कंजूसी नहीं करने का, जब अपन एग्जामिनेशन की फीस भरेंगे 12th स्टैंडर्ड की, तो वहां कहीं नियम है क्या 10th स्टैंडर्ड में कि सप्लीमेंट इतने मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, ज्यादा लिए तो 100 रुपए पर सप्लीमेंट लगेगा, कितने चाहिए उतने ले सकते हो ना। अरे तुमको जितने चाहिए उतने सप्लीमेंट ले सकते हो, तो फिर कंजूसी क्यों करने का? एकदम खुला खुला अच्छे से नीट लिखने का। भले आपके हैंडराइटिंग 19-20 रहने दो, लेकिन जब आप ऐसे खुला खुला साफ साफ क्लियर लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो प्रेजेंटेशन आपकी गंदी हैंडराइटिंग को कवर अप कर लेता है। और अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है और इस तरह से अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो, फिर तो माशाल्लाह, फिर आपको 99 लेने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहा है मैंने क्या किया? 8 पॉइंट के 8 लाइन, बीच में छोड़ दिया 8 लाइन, 16 लाइन तो बन गए, मतलब एक पेज का तो मेरा लिखना हो गया। एक पेज में लिखा है कुछ भी नहीं, 8 लाइन छोड़े और 8 में सिर्फ पॉइंट लिखे, तो एक पेज तो मेरा ऐसे ही हो गया। और बचे हुए हर एक पॉइंट का 2-2 पॉइंट एक्सप्लेनेशन, वो हो गए 16, इंट्रोडक्शन के कुछ, मतलब लगभग एक 4 मार्क के क्वेश्चन पे मेरे 40 लाइन तो ऐसे ही आ गए। 40 लाइन। 40 लाइन के वेटेज पे क्या कोई एग्जामिनर आपके 4 मार्क कट करेगा? उसको दिया गया है क्या है, सिर्फ पॉइंट के नाम, वो भी इसमें क्या दिया गया है, इसमें से 6 चेक करो। अपन पूरे के पूरे 8 लिख रहे हैं, ऊपर से अपना आंसर 40 पेज का इतना बड़ा 2-2 2.5 पेज का दिख रहा है, तो मुझे बताओ कौन सा एग्जामिनर आपके मार्क कट करेगा? ये जादू है मेरी क्लास का, जो मैं हर स्टूडेंट को समझाता हूं, जिस वजह से स्टूडेंट क्लास में स्कोर अच्छा करते हैं। लेकिन ये चीजें फाइनल में आती है। अपन जो अब तक करते आए हुए कंसेप्चुअल लर्निंग, जब कंसेप्चुअल लर्निंग करके आते हैं और कंसेप्ट को अच्छी तरह के समझते हैं, जैसे मैं समझाता हूं, फिर उसके बाद ये जो मसाला लिखना है ना, इसके अंदर केसरिया मेरा तेरा इश्क है पिया लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कंसेप्चुअली आप करेक्ट हो तो आप अपने मन से लिख सकते हो। मैंने आपको क्या कहा कि हेडिंग टेक्स्ट बुक के मुताबिक सेम टू सेम आने चाहिए। किसी का सवाल होगा, सर इसका मतलब ऐसा है क्या कि एक्सप्लेनेशन भी वैसे के वैसे आना चाहिए? द आंसर इज नो। अंदर के 2 पॉइंट मसाला आप आपके मन की लैंग्वेज से लिख सकते हो, वहां पूरी आजादी है, कोई भी रोक टोक नहीं। समझ रहा है? समझ रहा है? अब समझ लो कोई पॉइंट है, इसका जादू बताता हूं ऐसे लिखने का क्या फायदा है। लास्ट पॉइंट क्या है रे? व्हाट इज लास्ट पॉइंट? हाँ, प्लानिंग प्रोग्राम, लैक ऑफ फैमिली। उससे पहले वाला पॉइंट, छोटा वाला पॉइंट बता नाम, एज ऑफ मैरिज। अब समझ लीजिए ये पॉइंट है एज ऑफ मैरिज। कैसे लिख रहे अपन? कैपिटल में। थोड़ा सा एक्सक्यूज करना, हमेशा याद रहे कैपिटल लेटर में जो पॉइंट लिख रहे हैं उसे पेंसिल से अंडरलाइन करना है। जब अपन पूरा लिख रहे हैं, हर हेडिंग को कैपिटल में लिख रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनर की नजर पेपर में कहां जा रही? सिर्फ उस पॉइंट की तरफ। अब एज ऑफ मैरिज में एग्जैक्टली डुबेवार को याद नहीं आ रहा कि लड़की का कितना और लड़के का कितना, उसको याद ही नहीं आ रहा है। लड़कियों के लिए 18 है, 16 है, 21 है, और बॉयज के लिए 21 है, 18 है, कितना वो याद नहीं, वो कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन जब इतने अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन करते हो, कभी कभी बीच का रास्ता निकल सकता है। हमेशा ये वाला फंडा याद रखना कि सर ने हमको पहली क्लास में बताया था, चिपकाना कैसा समझना चाहिए। अब मसाला क्या लिखना है समझ में नहीं आ रहा। केसरिया मत लिखना भाई साहब, चुप मजाक कर रहा था ना, सच में लिख के आ जाएंगे। अब केसरिया लिखना नहीं है, मसाला तो कुछ याद नहीं आ रहा, करे क्या? हेडिंग तो याद है अपने को, पक्की याद है, हेडिंग याद ही करना पड़ेगा तुमको, कुछ भी हो जाए हेडिंग याद करके जाना पड़ेगा। हेडिंग याद हो गई, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन याद नहीं आ रहा। सिंपल है, क्या लिखा है? एज ऑफ मैरिज, सीधा एक्सप्लेनेशन लिख देने का। एज ऑफ मैरिज इज one of the reasons of high birth rate in India। लॉजिकली देखे तो इस एक्सप्लेनेशन में गलती क्या है?
कोई गलत नहीं है। मैंने क्या किया, सिर्फ पॉइंट को लंबा कर दिया, है ना, पॉइंट को क्या कर दिया, लंबा कर दिया। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, एज 21 है 18 है, कंफ्यूज हो रहा है, क्या लिखा है मैंने। अब इस पॉइंट में गलत क्या है, इट इज कॉजेस, है ना। क्या लिखा है मैंने, सिर्फ एज ऑफ मैरिज इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया। इसमें गलत क्या लिखा बोलो, कुछ गलत है इसमें। ये होते हैं आइडिया, है ना, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो कभी कभार अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी याद नहीं, आप पतली गली से निकल सकते हो, लेकिन पतली गली से निकलने का एक ही रास्ता है, आपको टाइटल, पॉइंट, हेडिंग ये टेक्स्ट बुक के मुताबिक ही करने पड़ेंगे। अगर आपका टाइटल आ गया तो उसके ऊपर कभी कभार मसाला अगर आपको याद भी नहीं आए, समझ में नहीं आ रहा मन से क्या लिखूं, कुछ मत करो, हेडिंग पढ़ो, हेडिंग के हिसाब से एज इट इज उसको उतार दो। आपको याद नहीं आ रहा कि इलिटरेसी नहीं है क्या, इलिटरेसी इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, वैसा लिख देने का, इट इज, बस खत्म। क्योंकि मसाला पढ़ने का पैसा उसको मिलता है क्या, नहीं। अपन मसाला भी लिख रहे, केसरिया लिख रहे क्या इसके अंदर, नहीं, वैलिड लिख रहे। गलत है क्या जो मैंने लिखा है वो, बोलो। हालांकि लिखना कैसे चाहिए, दैट द बर्थ एज ऑफ मैरिज इज 18 फॉर गर्ल्स विच इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ हाई बर्थ रेट। लेकिन आपने को 18 याद नहीं आ रहा, अपन ने क्या लिखा, इट इज वन ऑफ द रीजन। समझा, शॉर्टकट समझा, 19 भी समझ में आए। अब मुझे बात बोलो, यही चीज तुम्हारे स्कूल की टीचर साला तुमको कभी समझा नहीं पाया, इसलिए कभी किसी स्टूडेंट को कम नंबर आते, कभी ज्यादा आते। थ्योरी पेपर, ये एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ने के लिए अच्छे लगते हैं, समझ में भी आता है, लेकिन साला कभी मार्क नहीं मिलते। उसकी वजह ये है प्रेजेंटेशन। अभी जो मैं आपको सिखाया ये है प्रेजेंटेशन। पर जब ऐसे प्रेजेंटेशन करोगे, जैसे मैंने कहा 8 पॉइंट की 8 हेडिंग, 8 लाइन ब्लैंक, इंट्रोडक्शन के बाद 1 लाइन छोड़ दिया, फिर ऐसा अगर देखो तो 1 साइड पेज तो खाली हेडिंग लिखने में जा रहा है, और बाकी 1 पेज एक्सप्लेनेशन में। ऐसा लिखने के बाद उसको ट्रिक्स भी बताया मैंने, कैपिटल में लिखना चाहिए, आपकी हैंडराइटिंग कैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता है, कैपिटल में लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करना चाहिए। मसाला अगर याद आता है तो अच्छी बात, मन से लिख सकते हो मसाला, अगर नहीं याद आया तो उसी हेडिंग को पकड़कर उसको खींचना है। समझ रहा है, सबको क्लियर है। ऐसा प्रेजेंटेशन होता है, और ऐसे जब अपन प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपसे आपके मार्क्स कोई भी नहीं छीन सकता। सबको क्लियर है। तो खाली प्रोफार्मा एक रफ इसका ढांचा लिख के रख लो आप सब अपने अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से, बाकी की डिस्कशन अपन कल करेंगे। थैंक यू।